यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। ये लोग हमेशा एंडी को पकड़ते और फिर उसे मारकर उसके साथ गलत करते रहते। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और एक अनाउंस होता है कि छत की मरम्मत के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। यहाँ कैदियों की एक टीम छत के काम के लिए तैयार हो जाती है, जिसमें रेड और एंडी भी शामिल होते हैं। ये लोग सब अपने काम पर लग जाते हैं और छत पर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की होती है, जिसका नाम हैडली है। हैडली बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है जो जरा सी गलती पर कैदियों को बहुत बुरी तरह पीटता है। जब सभी कैदी छत पर काम कर रहे होते हैं तब हैडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों से कहता है कि मेरे भाई की हाल ही में मौत हुई है, जिसके अकाउंट में $30,000 पड़े हैं। अब मेरे भाई का मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए उसके पैसे पर मेरा हक बनता है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जब मैं इन $30,000 को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तब सरकार मुझसे टैक्स के रूप में सारे पैसे ले लेगी। हैडली जब अपने साथियों से यह बातें कर रहा था तब एंडी भी इसकी सारी बातें सुन लेता है। एंडी, जो कि एक बहुत बड़ा बैंकर है, उसे पता था कि इन पैसों को बिना गवर्नमेंट को टैक्स दिए कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद एंडी बिना सोचे हैडली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? ये बात सुनते ही हैडली को गुस्सा आ जाता है और वह एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है। लेकिन उसे नीचे फेंकने से पहले एंडी उसे बताता है, अगर तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो कि वह तुम्हें धोखा नहीं देगी तो तुम आसानी से अपने भाई के पैसे अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, वह भी बिना टैक्स दिए, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रूल है कि कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन में $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इन पैसों पर कोई टैक्स नहीं लगता। और एंडी यह भी कहता है कि अगर तुम बाहर से किसी लॉयर को रखोगे तो वह तुमसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे लिए फ्री में कर सकता हूँ। तब हैडली पूछता है, बदले में तुम्हें क्या चाहिए? इस पर एंडी मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब तुम्हारा काम हो जाए तुम बस मेरे सारे दोस्तों को बियर पिला देना। और अगले दिन सभी कैदी छत पर बैठकर बियर का मजा ले रहे होते हैं। यानी एंडी ने हैडली का काम कर दिया था, लेकिन एंडी बियर नहीं पीता। वह एक कोने में बैठकर सभी को बियर पीते देखकर खुश होता है। एंडी के साथी भी उससे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जेल में बियर पीना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन एंडी की वजह से उनकी यह इच्छा पूरी हुई। फिर समय ऐसे ही बीतता है और एंडी और रेड की दोस्ती गहरी हो जाती है। कुछ दिन बाद जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है और सभी लोग रीटा हेवर्थ की फिल्म देख रहे होते हैं। तब एंडी रेड के पास आकर कहता है, मुझे रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर चाहिए। एंडी रेड से इसलिए पोस्टर मांगता है क्योंकि पूरे जेल में एक रेड ही था जो बाहर से किसी भी चीज को मंगवा सकता था। इसके बाद एंडी बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वहाँ वही 3 लोग खड़े होते हैं जो एंडी के साथ गलत करते थे। वह एंडी से कहते हैं, चलो हमारे साथ, लेकिन इस बार एंडी मना कर देता है। एंडी के मना करने पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी भी उनका मुकाबला करता है। पर वो लोग 3 होते हैं, जिस वजह से वो एंडी को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। पर आज ये लोग एंडी के साथ कुछ कर नहीं पाते, लेकिन एंडी को ये लोग इतना मारते हैं कि एंडी 1 महीने के लिए अस्पताल में चला जाता है और साथ ही वो आदमी जिसने एंडी को मारा होता है उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में आता है तो वहाँ पर वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। और इस ऑफिसर को किसी ने बता दिया था कि एंडी को इस आदमी ने इतना मारा है कि वो बेचारा 1 महीने के लिए अस्पताल में चला गया है। अब यहाँ वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता है। 1 महीने बाद जब अस्पताल से एंडी वापस अपने सेल में आता है तब उसे अपने सेल में रीटा हेवर्थ का एक बड़ा पोस्टर मिलता है, जो कि असल में एक वेलकम गिफ्ट होता है रेड की तरफ से। इस तरह से दिन गुजरते हैं और एक दिन जेल का वार्डन सिक्योरिटी गार्ड के साथ एंडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। सेल की चेकिंग लेने के बाद जब वार्डन को कुछ नहीं मिलता तब वार्डन की नजर सामने लगे पोस्टर पर पड़ती है। वार्डन कहता है कि वैसे तो मैं सेल में पोस्टर अलाउ नहीं करता, पर तुम इसे अपने सेल में लगा सकते हो। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। वार्डन को इस ऑफिसर ने बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसका $30,000 का टैक्स बचाया, इसीलिए वार्डन अपने फायदे के लिए एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है और बाइबल को लेकर वह यहाँ से निकल जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद वह वापस लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। अगले दिन वार्डन एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे इंटेलिजेंट आदमी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहना चाहिए। इसलिए वार्डन एंडी को लाइब्रेरी का असिस्टेंट बना देता है। लाइब्रेरी में वही बुक्स नाम का बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी संभाल रहा है। तभी वो ऑफिसर जिसके लिए एंडी ने $30,000 बचाए थे वह एक दूसरे ऑफिसर को एंडी के पास लेकर आता है। असल में उसे ITR का मसला था जिसे कुछ ही मिनटों में एंडी भर देता है, जिस वजह से पूरे जेल में एंडी के चर्चे होने लगते हैं। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता चला जाता है, जिस वजह से एंडी को अपने पास एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वो अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। एक दिन लाइब्रेरी में ब्रुक्स एक कैदी के गले पर चाकू रख देता है और वो उसे बिना वजह मारने की धमकी
धमकी देता है। असल में सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में बीत गई है और वो बिल्कुल भूल चुका है कि बाहर की दुनिया कैसी है। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है और उसे लगता है कि अगर उसने किसी का खून कर दिया तो उसकी सजा बढ़ जाएगी और उसे इसी जेल में रखा जाएगा। एंडी के समझाने पर ब्रुक्स उस आदमी को जिसकी गर्दन पर उसने चाकू रखा था छोड़ देता है। अब न चाहते हुए भी ब्रुक्स जब जेल से छूटने के बाद बाहर आता है तो उसे बाहर की दुनिया बहुत अजीब लगती है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई होती है। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है। कुछ दिन बाद वो एक सुपरमार्केट में काम करने लगता है, लेकिन उसका बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उसे बार बार जेल की याद आती है और वो जेल में वापस आना चाहता है। इसीलिए वो कभी कभी सोचता है कि वो कोई क्राइम करे ताकि वह फिर से इस जेल में जा सके। लेकिन ब्रुक्स इस उम्र में कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता था और इस भीड़ भाड़ वाली तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता और अपनी जान दे देता है। मरने से पहले वो जेल में अपने साथियों के नाम एक खत लिखता है, जिसे पढ़ते हुए सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वहीं हमें जेल दिखाई जाती है जहां पर वार्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है। इस प्रोग्राम में जेल की कैदियों को बाहर ले जाकर काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कैदी भी इस काम के लिए मान जाते हैं क्योंकि वह सब भी बाहर की हवा खाना चाहते थे और इस तरह से वार्डन इन कैदियों से काम लेता है। पर इस प्रोजेक्ट के जरिए वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है और जो बाहर की लोकल कंस्ट्रक्शन लेबर की टीम होती है उन्हें कहीं पर भी काम नहीं मिलता क्योंकि वार्डन उनका काम आधी कीमत पर अपने कैदियों से करवाता है। और वार्डन आधी कीमत पर काम इसलिए करता है क्योंकि कैदी कोई लेबर तो थे नहीं जिनको वार्डन दिहाड़ी दे पाता। इसलिए वार्डन फ्री में कैदियों से काम करवाकर बहुत सारा पैसा कमाने लगता है और उसका यह पैसा ब्लैक का होता है। लेकिन एंडी एक बैंकर होने की वजह से वार्डन का सारा ब्लैक मनी व्हाइट में बदल देता है। दरअसल एंडी इन पैसों को एक ऐसे आदमी के नाम पर जमा करता है जो इस दुनिया में है ही नहीं और वह उसके अकाउंट में सारा पैसा ट्रांसफर कर देता है ताकि अगर कल को पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी है। टॉमी बहुत यंग होता है और वह इस छोटी सी उम्र में कई सारी जेलों में जा चुका है। टॉमी एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का था, इसलिए उसकी जल्द ही जेल में बहुत से कैदियों से दोस्ती हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर टॉमी सबसे कहता है कि मैं पिछले कई सालों से चोरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ की कई सारी जेलों में जा चुका हूँ और इस बार भी मैं चोरी की वजह से इस जेल में आया हूँ। टॉमी की बात सुनते हुए एंडी उसे कहता है कि अगर तुम चोरी करने के बाद बार बार पकड़े जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यह काम तुम पर सूट नहीं करता, इसलिए तुम्हें चोरी करना छोड़ देना चाहिए। टॉमी को एंडी की यह बात बिल्कुल ठीक लगती है, इसलिए टॉमी रेड से एंडी के बारे में जानकारी लेने लगता है। टॉमी रेड से कहता है कि एंडी बहुत ही इंटेलिजेंट और डिसेंट इंसान है, उसे जेल क्यों हुई है। रेड उसे बताता है कि एंडी एक बहुत बड़ा बैंकर था लेकिन उसने अपनी वाइफ और उसके लवर का कत्ल किया जिस वजह से उसे उम्र भर कैद हुई। यह सुनकर टॉमी सोच में पड़ जाता है, जैसे उसे कुछ याद आया हो। उसके बाद वह एंडी को बुला लेता है। अब टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी इन दोनों को बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था जहाँ पर मुझे एक कैदी मिला और उस कैदी ने मुझे बताया कि एक रात वह एक घर में चोरी करने गया। चोरी के दौरान उस घर का मालिक जाग गया। अब पकड़े जाने के डर से उसने उस घर के मालिक और उसकी पत्नी को मार डाला। बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे और वो औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी। कुछ समय बाद जब मैंने अखबार में न्यूज पढ़ी तो मुझे पता चला कि पुलिस ने जब इन 2 मर्डर्स के बारे में जांच की तो पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों को बैंकर ने मारा है। इसलिए बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। ये सब जानने के बाद एंडी वार्डन के पास जाता है और उससे ये सारी बातें बताता है, पर वार्डन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वह इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है और वार्डन के सारे राज जानता है। इसलिए अगर एंडी यहाँ से चला गया तो वार्डन न तो और पैसे कमा पाएगा और शायद उसके ब्लैक पैसों का राज भी खुल जाएगा। इसलिए वह एंडी से कहता है कि यह एक झूठी कहानी है, मुझे ऐसी कहानियां रोज सुनने को मिलती हैं। एंडी वार्डन से वादा करता है कि अगर मैं आजाद भी हो गया तो मैं तुम्हारा राज ही रखूंगा। लेकिन वार्डन एंडी की कोई भी बात नहीं सुनता। यह देखकर एंडी को बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इस आदमी की इतनी मदद की लेकिन आज बेगुनाह होने के बावजूद भी मुझे यह बाहर नहीं जाने दे रहा। इसलिए एंडी वार्डन पर चिल्ला पड़ता है। तब वार्डन एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और उसके बाद वह सीधे टॉमी के पास जाता है और वार्डन टॉमी से पूछता
पूछता है कि क्या तुमने जो बातें एंडी को बताई हैं वह सारी सच हैं। टॉमी कहता है हाँ ये बिल्कुल सच है। इसके बाद वह टॉमी से कहता है कि क्या अगर तुम्हें कोर्ट में बुलाया जाए तो तुम कोर्ट में इस बात की गवाही दे सकते हो। तब टॉमी कहता है हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही वार्डन ऊपर गार्ड को इशारा करता है और वह गार्ड टॉमी को गोलियों से छलनी कर देता है। इसके बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडी समझ जाता है कि टॉमी को क्यों मारा गया और एंडी मन ही मन सोचता है कि वार्डन बहुत ही घटिया इंसान है। एंडी वार्डन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा। तब वार्डन कहता है कि मेरा काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा वरना मैं यह जेल तुम्हारे लिए नरक बना दूंगा। और जाते हुए वार्डन सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि उसे 1 और महीने के लिए काल कोठरी में रखो। काल कोठरी एक बहुत ही खौफनाक जगह थी जहाँ काले अंधेरों में कैदी को पूरे 1 महीने रहना पड़ता था। अब एंडी इस काल कोठरी में 1 महीना तो बिता चुका था लेकिन अब उसे 1 और महीना उसी अंधेरे वाले छोटे से कमरे में बिताना पड़ेगा। बाहर पूरे जेल में यह खबर फैल जाती है कि एंडी उस गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं था। जेल के अंदर मौजूद सभी कैदियों को एंडी के लिए बहुत दुख होता है। अब काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है तो रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है हाँ लेकिन तब जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया होऊंगा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर मेक्सिको जाऊंगा। मेक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान अपने आप को वहाँ खो देता है। मैं वहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोलूंगा, समुद्र किनारे अपनी नाव की रिपेयर करूंगा और वहाँ मुझे एक जोगाड़ी आदमी की जरूरत पड़ेगी जो मेरे लिए बाहर से सामान लाया करेगा। असल में वह रेड की तरफ इशारा कर रहा था। रेड ये सुनकर कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मेक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। ये कहकर रेड वहाँ से जाने लगता है लेकिन जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो कि अगर तुम कभी यहाँ से रिहा हुए तो मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ मैं जरूर करूंगा। तब एंडी रेड को एक एड्रेस बताता है और कहता है कि जब भी तुम यहाँ से छूट जाओ तो उस जगह जाना जहाँ एक बड़े मैदान के बीच एक खूबसूरत पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे मैंने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वह रेड से कहता है कि उसी पेड़ के नीचे एक दीवार के अंदर तुम्हें काले रंग का पत्थर मिलेगा जिसके नीचे मैंने एक बॉक्स छिपाया है और जब भी तुम रिहा हो जाओगे तो वहां जाकर उस पत्थर के नीचे उस बॉक्स को देखना कि उसमें क्या है। यह कहकर एंडी वहां से चला जाता है और सीधा वार्डन के पास पहुंचता है। वह वार्डन का काम पूरा करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है। वह एंडी से कहता है कि मेरे कपड़े प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को शीशे की तरह चमका देना। इसके बाद एंडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेड आज रात बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे डर था कि एंडी कहीं खुद को मार न दे। इस तरह से रात गुजर जाती है और सुबह होती है। सुबह होते ही सभी कैदियों के सेल के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी कैदी बाहर आ जाते हैं लेकिन एंडी सेल से बाहर नहीं आता। ये पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोई कैदी सुबह अपने सेल से बाहर नहीं आया। तब रेड की नजर भी एंडी के सेल की तरफ होती है और रेड की परेशानी बढ़ती रहती है कि कहीं एंडी ने खुद को मार तो नहीं दिया। तभी एक गार्ड बहुत गुस्से में एंडी के सेल की तरफ जाता है लेकिन वहां पहुंचकर जब वह देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि अंदर सेल में कोई भी नहीं था और एंडी वहां से फरार हो चुका था। अब हम वार्डन को देखते हैं जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है लेकिन उस बॉक्स में उसके नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं और तभी पूरे जेल में सायरन बजने लगता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन तेजी से एंडी के सेल में जाता है और वहां वह देखता है कि एंडी नहीं है। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि जाओ और रेड को बुलाकर लाओ क्योंकि वह हमेशा एंडी के साथ रहता था। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि यह एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है क्या वह कोई भूत था जो रातों रात यहाँ से गायब हो गया। गुस्से में वार्डन वहाँ पड़े पत्थर उठाता है और उनसे गार्ड्स और रेड को मारने लगता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तो देखता है कि एंडी ने वहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी थी जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना लगभग नामुमकिन था पर एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और यहाँ से फरार हो गया। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी होती है जिससे पिछले 20 सालों से एंडी अपनी सेल की दीवार में